आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करिए मेरे साथ। आप सभी लोग एक बार फिर से जुड़ जाइए इस लाइव सेशन में और हम लोग आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जल्दी जल्दी हम लोग समय को देखते हुए इन सारे क्वेश्चनों को फास्ट करेंगे। सभी लोग जुड़ चुके हैं तो कृपया मेरी आवाज़ अगर आप सभी लोगों तक पहुंच रही है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग ज़रूर बताएं। मेरे तक अवगत कराइए मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है। इन सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सभी लोग देख रहे हैं क्योंकि इसके पहले के कड़ी में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को किया था और आज मैं उसी के आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं ध्यानपूर्वक देखिए। जो आज का पहला क्वेश्चन है कि ताज़ा चूने के प्लस्तर पर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है। सभी लोग जानते हैं फ्रेस्को, गॉस, टेम्परा और वाटर कलर। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी लोग देख रहे हैं कि ताजे चूने के प्लास्टर पर जब हम लोग भित्ति पेंटिंग करते हैं या उसी को हम लोग म्यूरल पेंटिंग कहते हैं कि जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह तकनीक जो कहलाती है उसको हम लोग फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। इसमें फ्रेस्को में दो तकनीक होती है, एक होती है सिक्को और एक होती है बीनो। ये जो होती है सूखी होती है और ये जो होती है गीली होती है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा, अपरिष्कृत किसके उदाहरण हैं? और जो ऑप्शन में आप सभी लोगों के समझ दिया गया है रंग, पोत, रेखा या आकार। तो सभी लोग जानते हैं कि मुलायम, कठोर, चिकना और रूखा जिसके उदाहरण होते हैं इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? रंग तो होगा नहीं, रेखा होगा नहीं, आकार होगा नहीं, क्योंकि रंग में कोई मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा इसके कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं। रेखा में भी इसके कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं और आकार में भी इसके कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पोत जो हमारा होता है, जो हमारा टेक्सचर होता है, जो हमारी धरातल होती है वो मुलायम भी होती है, कठोर भी होती है, चिकनी भी होती है और रूखा भी होती है, जिसको हम अपरिष्कृत भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कि सीधी, मूला, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिज और आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं? ध्यानपूर्वक देखिए। जो हमारी सीधी होती है, घुमावदार भी होती है, जिगजैग होती है और विकर्ण और क्षितिजी, जो ये सभी शब्द आप लोगों को जो हमारी कला के तत्व में विराजमान होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अर्थात दो बिंदुओं की बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग रेखा करते हैं। और रेखा जो होती है हमारी सीधी भी होती है, सभी लोग जानते हैं रेखा हमारी सीधी भी होती है, घुमावदार भी होती है, ये रेखा होती है, जिगजैग भी होती है, ये जो भी होती है जिगजैग भी होती है। इस प्रकार से विकर्ण के रूप में भी हमारी रेखा होती है और क्षैतिज भी हमारी रेखा होती है। ये सारे तत्व होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल कठोरतम है? और ऑप्शन में एच बी और एफ दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, जो कठोरतम पेंसिल होती है वो होती है एच ग्रुप की। अर्थात एच
अर्थात हार्डनेस। हार्डनेस जो पेंसिल होती है वो H ग्रुप की होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय कला के मूल तत्व, जिसको हम लोग खड़ांग के नाम से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, और का सही क्रम क्या होता है। इसमें जो श्लोक का वर्णन किया गया था, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र खड़ंगकम। ये खड़ांग का एक श्लोक है, और इस श्लोक में जो हमारे कला के जो सीक्वेंस दिए गए हैं, तो सर्वप्रथम हमारा रूप भेद आता है। और यहाँ पर किस ऑप्शन में आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है, रूप भेदा प्रमाणानि। देखिए एक में तो दिख नहीं रहा है, रूप भेदा 2 में भी और 3 में दिख रहा है, तो रूप भेदा प्रमाणानि सटीक आंसर 3। देखिए रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र खड़ंगकम। जो खड़ांग के जो 6 तत्व होते हैं, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र खड़ंगकम, वो हमारी ऑप्शन नंबर 3 को पूर्ण कर रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कला की परिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को के रूप में स्वीकारा जाता है। यहां पर बेस्ट ऑप्शन रेखा, आकार, रंग और आकृति दी गई है। तो कला की जो परिभाषिक शब्दावली में निरंतर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, निरंतर ये जो होती है बिंदु के प्रयोग को के रूप में स्वीकारा जाता है। यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों को एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलेंगे। तो ये जो कह रहा है कि निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को, यहां पर बिंदु के प्रयोग से जो हमारी क्या बन रही है, एक रेखा के रूप में स्वीकारा जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका रेखा हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सभी लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। जी हां, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का, कि किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे कहा जाता है। तो किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, वो हमें किसका प्राप्त होता है, टेक्सचर का प्राप्त होता है। अर्थात टेक्सचर को ही हम लोग पोत कहें, या इसी को हम लोग वयन आदि नामों से भी जानते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, फास्ट सभी लोग करते चलिए। 125 नंबर का क्वेश्चन है कि एक धरातल पर विधिवत पोत की सामग्री को चिपकाकर, स्याही लगाकर, उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि जब हम लोग टेक्सचर पर अर्थात धरातल पर विधिवत पोत की सामग्री को चिपकाकर और स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर जब हम लोग कागज रख कर दबाते हुए छाप जब लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलोग्राफ कहते हैं। अर्थात कोलोग्राफ में इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 125 जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि सेरीग्राफी में हमें कपड़े का प्रयोग करना पड़ता है, प्लेनोग्राफी और लिथोग्राफी में हमें सरफेस, जो प्लेन सरफेस का प्रयोग करना होता है। आप सभी लोग देख रहे हैं, ये प्लेन सरफेस होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग प्लेनोग्राफी और लिथोग्राफी में प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या होता है। 126 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बिंग, इंकिंग, ड्राइंग और प्रिंटिंग। तो लिनोकट की प्रक्रिया का जो सही क्रम होता है, सर्वप्रथम हम लोग सरफेस पर
किसी भी आकृति की हम लोग पहले, ये हमारा किसी भी, जब हम लोग सरफेस पे हम लोग किसी की ड्राइंग बनाते हैं, चाहे वो कोई चीज़ की ड्राइंग हो, तो उसको हम लोग पहले ड्राइंग करते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, उत्कीर्णन करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग इंकिंग करते हैं, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसी छाप की हम लोग पेपर पर प्रिंटिंग करते हैं, स्याही लगाकर, रोलर लगाकर। तो इस प्रकार जो सबसे सही क्रम होगा वो थर्ड होगा, पहले ड्राइंग, फिर कार्विंग, फिर इंकिंग, फिर प्रिंटिंग। इस प्रकार ध्यानपूर्वक सभी लोग देख रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सभी लोग देख रहे हैं। स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया जो प्रयुक्त की जाती है, किसमें की जाती है? ऑप्शन ड्राइंग में, भित्ति चित्रण में, व्यवहारिक कला में, या प्रिंटिंग मेकिंग में। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होता है, जब हम लोग प्रिंटिंग में क्या करते हैं, जब हम लोग छाप ले लेते हैं तो उस प्रिंटिंग, उस जो सरफेस होता है उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होता है, जो स्याही लगी होती है उसको हम लोग रगड़ कर, रब कर कर उसके ऊपर क्या होता है, ग्रीसिंग करते हैं, और उसके बाद उसको प्लास्टिक में उसको सेफ रख देते हैं कि उस पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए नेक्स्ट छाप लेने में। और उसी छाप को हम लोग कई बार यूज भी करते हैं। तो इसलिए स्याही को रगड़ कर पोंछने की जो प्रक्रिया हमारी प्रयोग होती है हम लोगों को, वो प्रिंट मेकिंग में अर्थात छापा चित्रण में देखने को मिलता है। इसलिए 127 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि काले व सफेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है। जानते हैं कि काले और सफेद रंगों को जिसमें हम लोग स्वीकारते हैं, अर्थात इन जो दो कलर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तटस्थ रंग कहते हैं, अर्थात न्यूट्रल कलर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 128 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें गर्म रंग, ठंडे रंग और प्राथमिक रंग का कोई तात्पर्य नहीं है। काले और सफेद रंग को जो स्वीकारा जाता है वो तटस्थ रंग अर्थात न्यूट्रल कलर कहते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 129 कि वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि वह सपाट स्थान जिसको हम लोग कलाकार का कार्य क्षेत्र भी कहते हैं, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहा जाता है, अर्थात उसको हम लोग अपनी टेक्निक की भाषा में हम लोग अंतराल कहते हैं, अर्थात इसी को एरिया, इसी एरिया पे ये कलाकार का जो कार्य क्षेत्र होता है संपर्क होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है। सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी कलाएं का वर्गीकरण किया गया है उसमें हम लोग ललित कला और उपयोगी कला को रखते हैं, और ललित कला के अंतर्गत जो कलाएं आती हैं वो सभी लोग जानते हैं, और उपयोगी कला जो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे हमारी दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है वो सरल हो चुकी है, चाहे वो कोई भी आज भौतिक अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। उपयोगी कला जो होती है हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। गढ़ी कलाकार जो परिसर स्थित है वो आपकी नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। नई दिल्ली में ही गढ़ी कलाकार परिसर है, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के
कलाकारों के कार्य क्षेत्र को देखा जाता है, वहाँ पे तमाम इम्पोर्टेंट कलाकार अपने कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग जानते हैं कि पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु जिस तरल पदार्थ का हमें प्रयोग करना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्सेटिव कहते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। फिक्सेटिव, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का घोल होता है। जब हम लोग पेस्टल रंगों पर इसको फिक्सिंग कर देते हैं तो वो क्या होता है कि जो कलर होती है वो धरातल से नीचे नहीं गिर पाती है और वो अपना स्थायित्व बरकरार रखती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि चित्र के अलावा विधिवत सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो वो जो चिपकाकर चित्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है, और सभी लोग जानते हैं कि चित्र के अलावा विधिवत सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर जिसमें हम लोग चित्रांकन करते हैं उसको हम लोग कोलाज कहते हैं। अर्थात 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे। सभी लोग जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रकार वो बहुत ही टैलेंटेड थे। आज की अपेक्षा, आज तमाम सामग्रियां होने के बाद भी तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जो रंगों में क्या मिलाते थे, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 2, जानवरों की चर्बी को रंगों में मिलाकर चित्रांकन करते थे। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए। यहां पर पाल शैली, जैन शैली, मेवाड़ शैली और कोटा शैली दिया। तो शिकार के जो हमें मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं वो राजस्थान की यहाँ पर एक बहुत ही फेमस शैली दी गई है जिसका नाम है कोटा शैली। ऑप्शन नंबर 4 135 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। कोटा शैली में शिकार के तमाम उल्लेखनीय चित्र हमें प्राप्त होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ। आप सभी लोगों के समझ 4 वो ग्रंथ दिए गए हैं, नाट्यशास्त्र, कादंबरी, तिलक मंजरी और विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो कला शब्द का प्रथम प्रयोग जिसमें हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाट्यशास्त्र। भरत मुनि के द्वारा जो रचित ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है उसी को हम लोग नाट्यशास्त्र कहते हैं और इसी में कला शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं और यहां पर भीमबेटका, सित्तनवासन, एलोरा, सिंघनपुर, भीमबेटका, महाबलीपुरम, रायगढ़, एलोरा, लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी दी गई है ऑप्शन में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे प्रागैतिहासिक चित्र हमें देखने को मिलते हैं, ये जो लिखनिया है मिर्जापुर का क्षेत्र, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र, पंचमढ़ी जो क्षेत्र है ये भी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और इन तीनों स्थानों पर हमें प्रागैतिहासिक काल के उल्लेखनीय चित्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 137 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। बहुत ही उल्लेखनीय ये ग्रंथ है और इसके आधार पर तमाम उल्लेखनीय चित्रांकन भी देखने को मिलते हैं।
तो सोमेश्वर द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसोल्लास। 138 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। मानसोल्लास जो बहुत ही फेमस है और इसके जो रचयिता हैं वो सोमेश्वर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है। यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो कि मार्कंडेय मुनि की बहुत ही फेमस ग्रंथ है और इसमें एक प्रकरण है चित्र सूत्र का जिसमें 9 अध्याय का उल्लेख किया गया है और इस प्रकार 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा 9। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं। सभी लोग जानते हैं कि अष्टाध्यायी जो रचित ग्रंथ है ये बहुत ही फेमस ग्रंथ है और इसके रचयिता पाणिनि को माना जाता है। तो 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी रेखाएं व्याकुल मन स्थिति की प्रतीक है। जो व्याकुलता की हमें प्रतीक मानी जाती है जो रेखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग देखते हैं ये जो होती है, ये जो कर्णवत जो रेखा होती है ये हमारी व्याकुल मन स्थिति को व्यक्त करती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, कर्णवत रेखा राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कलानाम प्रवरम चित्रम श्लोक किस ग्रंथ का है। बहुत ही फेमस ये श्लोक है कलानाम प्रवरम चित्रम और इस श्लोक का जो हमें उल्लेख देखने को मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, इसी में उल्लेख किया गया है कलानाम प्रवरम चित्रम। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए 143 नंबर का क्वेश्चन कि चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है। सभी लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो चित्रण में जो दृष्टि प्रभाव को जो सबसे अधिक महत्व देना कहलाता है उसको हम लोग कहा कहते हैं, उसको कहते हैं प्रभाविता। जो हम चित्र हमारी आंखों को सबसे अधिक प्रभावित करती है उसको हम लोग प्रभाविता कहते हैं। अर्थात चित्रण में दृष्टि प्रभाव को महत्व देना प्रभाविता कहलाता है। इस प्रकार 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, आधुनिक जो हमारे मॉडर्न चित्रकार हैं निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत अधिक सचेत हैं और वो कौन सा है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्या है, रेखा है या तान है या अनुपात है या पोत है। सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। जो आज के मॉडर्न कलाकार हैं वो आज सबसे अधिक जो प्रभावित हैं या जिसके प्रति वो सबसे अधिक सचेत रहते हैं, अर्थात कलाकार की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है वो क्या होती है, वो रेखा होती है। जितना इंपॉर्टेंट हमारी रेखा होगी,
अर्थात जितना अधिक हम अपनी रेखा के ऊपर वर्क करेंगे उतनी अच्छी हमारी ड्राइंग होती है। अर्थात जो आधुनिक चित्रकार आज वर्क एक प्रति बहुत अधिक सचेत रहते हैं वो अपनी रेखा के प्रति अधिक सचेत रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, 145 नंबर का क्वेश्चन है। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है। तो समरांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अंतराल को भूमि बंधन समरांगण सूत्रधार में कहा गया है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा जाता है सभी लोग जानते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, इंपॉर्टेंट 146 नंबर का क्वेश्चन है कि टेम्परा रंग विधि का प्रभाव क्या होता है। 146 जो टेम्परा टेक्निक होती है, टेम्परा टेक्निक में जो हमें अंकन देखने को मिलता है वो इसकी रंग विधि का जो प्रभाव होता है वो अपारदर्शी होता है। अर्थात 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, अपारदर्शी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है। 147 नंबर का क्वेश्चन कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है, और यहां पर पूर्व पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दिया गया है। तो 147 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या पुटअप किया जा रहा है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पर काल पुटअप किया जा रहा है। किस मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में किया गया है, तो यहां पर नवपाषाण काल होगा। यह सिंधु सभ्यता है, ठीक है। और नवपाषाण काल में हमें सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों अर्थात चाक पर जो उल्लेखनीय मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हो चुका था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ। यहां पर ध्यान पे देखिए, कांगड़ा, अजंता, अपभ्रंश या बसोहली। तो खिलौने की तरह अर्थात गुड्डे गुड्डे की तरह जो पशुओं के बौने आकार के जो चित्रण हमें देखने को मिलते हैं, वो जो शैली थी वो कौन सी शैली थी, अपभ्रंश शैली थी। अर्थात इस शैली में जो हमें चित्रण देखने को मिलता है वो खिलौने की तरह दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है कि एलोरा में कितनी गुफा मंदिर हैं। तो एलोरा में सभी लोग जानते हैं कि यहां पर जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो और चाहे हिंदू धर्म हो, यहां पर धर्मों का संगम देखने को मिलता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 34 हो जाएगा। एलोरा में कितनी गुफा मंदिर हैं, तो 34 गुफा मंदिर हैं। राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है। 150 नंबर का क्वेश्चन है कि ताड़पत्र पर अंकित जो निर्मित किए गए थे अंग सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ है। किस शैली में
सॉरी किस शैली से संबंधित है? देखिए, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। भैया बता दें आप सभी लोगों को, आप सभी लोग गलत कर रहे हो। ताड़पत्र पर जैन शैली में आप सभी लोगों को तमाम अंकन जो हुआ है वो जैन धर्म से संबंधित थे। और यहाँ पर ताड़पत्र पर, कागज पर, कपड़े पर अंकन देखने को मिलता है। परंतु यहाँ पर जो क्वेश्चन आप सभी लोगों से पुटअप किया जा रहा है, जो अंग सूत्र है, यह ताड़पत्र पर अंकित। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो अपभ्रंश शैली होगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्योंकि ये अपभ्रंश शैली में क्या होते हैं कि हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, ताड़पत्र पर और कागज पर। तो जो ये ताड़पत्र पर जो अंकित अपभ्रंश शैली में हमें अंग सूत्र देखने को मिलता है। अपभ्रंश शैली, और इसी को क्या होते हैं कि हम लोग जैन शैली भी कहीं देखने को मिलता है। परंतु इसका जो सबसे अच्छा, जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा, इसीलिए आप लोगों को फंसाने के लिए एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दिया था कि आप लोग किस प्रकार का टिक करेंगे। आप लोग जैन शैली को टिक कर रहे थे, मैं जानता था, परंतु ये गलत है, जैन शैली नहीं है। क्योंकि जैन शैली में अंग सूत्र का नहीं हुआ। अपभ्रंश शैली को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग नोट करिएगा, गलती मत करिएगा। ताड़पत्र पर अंकित जो अंग सूत्र है वो अपभ्रंश शैली में निर्मित है, बार बार मैं कह रहा हूं। इस प्रकार से 150 का जो राइट आंसर 2 हो जाएगा। आज हम लोग कुल मिलाजुलाकर इस पेपर को द एंड कर चुके हैं। इस पेपर में 150 क्वेश्चन दिए गए थे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को चयन किए। इस प्रकार से आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को खत्म कर चुके हैं। आज का हमारा लाइव सेशन भी खत्म हो चुका है। आज हम लोगों ने इतना क्वेश्चन किया है और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इन सभी क्वेश्चनों को लर्न करिए। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी ट्रेंड के आप सभी लोगों के समझ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए और जो भी लोग आ चुके हैं मोस्ट वेलकम। और हम लोग अब नई कड़ी में कल प्रवेश करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। सभी लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग सभी लोगों को कैसी वीडियो लगी, थोड़ी सी अब मैं आप सभी लोगों के समक्ष बात करूंगा। क्योंकि आज मैं किसी का शुरू में नाम नहीं लिया, किसी का दुआ नहीं। आप लोगों के बहुत क्यूरी आ रहे थे, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। चलिए, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग आए। कल मैं थोड़ा सा व्यस्त था इसलिए लाइव सेशन नहीं कर पाया, आज मैं किया और अब कंटिन्यू कल भी रहेगा। और समय से आप सभी लोग 9 बजे आ जाया कीजिए, जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग। प्रियंका श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। दिशा पालीवाल जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी लोगों को शुक्रिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजार हूँ कि जो आप सभी लोगों को अच्छे लग रहे हैं और आप सभी लोगों के तमाम क्यूरी हैं। देखो भैया, मैं और सभी लोगों की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। जो आप लोगों का एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता हूँ। कौन क्या दे रहा है, फालतू की हमें बकवास नहीं सुनना। और तमाम आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, हाँ, एक सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी लोगों के समझ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। देखिए, इसके पहले के क्वेश्चन में मैं फास्ट करा दिया था। जो वहाँ पर जितने भी लोग देखे हैं वहाँ पर क्या था कि पता नहीं क्या मेरे दिमाग में उन सभी आप लोगों के कमेंट आए कि मैं कैसे मिस कर गया। तहे दिल से शुक्रिया बोल रहा हूँ आप सभी लोगों के। और वहाँ पर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा कि 52 नंबर का एक क्वेश्चन था कि साहबदीन और मनोहर किस शैली के कलाकार थे। दोस्तों, वहाँ पर मैंने ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया और मैं अकबर लगा दिया, जबकि वहाँ पर मेवाड़ शैली भी दिया हुआ था। तो मेवाड़ शैली में ही मैंने मिस कर दिया। मेवाड़ शैली में आप लोगों को साहबदीन और मनोहर
जो बहुत ही फेमस कलाकार थे, मुझसे भूल हो गई, तो आप सभी लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा। जो साहबदीन और मनोहर थे वो मेवाड़ शैली के कलाकार थे, अकबर के नहीं थे। मेरे दिमाग में पता नहीं उस समय मिस्कीन और मंसूर क्या चल रहे थे। आप सभी लोगों का कमेंट तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा सभी लोग। और आप लोगों का मेरे पर कमेंट आया सुबह, तो मुझे बहुत वो मैं पिन कर दिया था। किसी ने मुझे किया, तो मैं पिन कर दिया था सबसे पहले। आप सभी लोगों को वो कमेंट दिख रहा होगा, तो आप सभी लोग सुधार लीजिएगा प्लीज़ भैया। मुझसे गलती हो गई, क्षमा मांगता हूँ। हो जाती है यार, मानवीय भूल होती है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझदार हो, इतना तो समझ जाओगे। ये सब छोटी मोटी चुटपुटिया चीज़ तो चलिए। राजनंदिनी पंकज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे उस तहे तक मुझे सोचा। आप सभी लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ, और आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत लाइक करता हूँ। सभी लोग। अफरोज अहमद बेस्ट आप, थैंक यू मेरे भाई। अफरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। अफरोज अहमद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन वर्मा जी, आप सभी लोगों को। मीनू प्रजापति जी, सभी लोगों को। साधना मौर्य जी, कामना तिवारी जी, अंजू सिंह, आप सभी लोगों के अब वो नहीं होने चाहिए कि आप पढ़ा रहे हैं कि टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई का काम हो गया, अब थोड़ी सी आप सभी लोगों से बात हो रही है। कामना तिवारी जी, क्वेश्चन अच्छे थे, थैंक यू। माल्या माल्या श्रीवास्तव जी, नाइस। आप लोगों ने जो मुझे रिस्पांस दिया, आप लोग दे रहे हैं उसके लिए। पवन वर्मा जी, 2016 का पेपर सॉल्व करा दीजिए। अच्छा, 2016 का पेपर सॉल्व करा दूं। आशुतोष द्विवेदी जी, कानपुर से, प्रणाम प्रणाम भैया। आप सभी का पेपर 7 को है। हाँ, आप सभी लोगों का पेपर 7 को है, तो आप लोग अब पढ़ो यार, जितना अधिक हो प्रैक्टिस करो, जितना तो आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है। और टेंशन मत लो, पेपर अच्छा हो रहा है। 31 जो जुलाई को भी पेपर थे, बहुत ईजी आए हैं। पतन, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए जी। राम रजत जी, गुड नाइट। आदित्य शर्मा जी, हेलो। कीर्ति मुकेश जी सर। निधि श्रीवास्तव जी, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, धन्यवाद। ज्योति शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आयशा अंसारी, कल आप लोग जो चूज कर रहे हैं, या तो करें, या तो मैं अपने तरफ से कोई बेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा आप सभी लोगों के बीच में। आप लोग जैसा भी कहें, अगर जो चाहिए तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो आप सभी लोग जो कहें मैं आप सभी लोगों का पेपर करा दूं। चाहे डीएसएसबी का कहिए तो करा दूं, चाहे टीजीटी 2016 का करा दूं, चाहे जो कहिए आप लोग। ममता, चलिए। प्रियंका श्रीवास्तव जी क्या पूछ रहे हैं सर, आपने बताया नहीं, बताइए क्या चीज़। चलिए, मैं अपनी मर्जी से करा दूँ। चलिए ठीक है, मैं अपनी मर्जी से ही फिर कराता हूँ आप लोगों को। सतीश गुजराल की मृत्यु, देखिए, सतीश गुजराल की मृत्यु जो होती है 27 मार्च 2020 को होती है, और इनकी मृत्यु जो हो जाती है वो 26 को ही हो जाती है, लेकिन जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है वहाँ पे 27 मार्च को दिया जाता है। तो इनकी मृत्यु 26 मार्च 2020 को नई दिल्ली में हो गई है। और वो
2020 का जो दौर था वो कोरोना का काल था। तो आप सभी लोग लगाइए। एग्जाम में अगर 26 मार्च 2020 आएगा तो 26 मार्च 2020 को टिक करिएगा सतीश गुजराल की मृत्यु को, और या अगर 27 मार्च 2020 को दे तो 2020 को लगाइएगा। लेकिन याद रखिएगा ट्रिक में कि मार्च 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए। और श्रीवास्तव जी ने क्वेश्चन पुट अप किया था कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। आपको आंसर आपका मिल चुका होगा। कौन श्रीवास्तव जी थी, ध्यानपूर्वक बताइए आपको। हाँ, प्रियंका श्रीवास्तव। प्रियंका श्रीवास्तव जी, आपको आपका आंसर मिल चुका, और अब कन्फ्यूजन मत करिएगा। थैंक यू, आपको समझ में आ चुका। 26 मार्च देगा 2020 को तो उसको लगा दीजिएगा, या 27 मार्च 2020 देगा तो उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को हड़बड़ा कर मत लगाइएगा। ऑप्शन को बहुत ही बारीकी से देखा कीजिएगा कि क्या पूछ रहा है और इसका जवाब हमें किस प्रकार से देना है, ठीक है। ऐसा पटको कि फिर चित्त हो जाए वो, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन को देखिए। ममता त्यागी जी पूछ रहे हैं प्रभाववाद के जनक। देखिए, प्रभाववाद के जो जनक हैं वो माने को माना जाता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रभाववाद के जो जनक हैं वो माने हैं, मोने मत लगाइएगा। प्रभाववाद का जनक जो है वो माने को माना जाता है। चलिए, सभी लोगों को क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा। अरे यार, आप क्या पूछ रहे हैं? प्रभाववाद के जनक क्लोद मोने भैया, क्लोद मोने। सूर्योदय का प्रभाव, क्लोद मोने, क्लोद मोने। मोने मोने मोने, सूर्योदय का प्रभाव। चलिए, आज के क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने कर लिया, तो आज का लाइव सेशन हम लोग ख़त्म करते हैं। चलिए, हम लोग कल मिलेंगे। सभी लोग कल 9 बजे उपस्थित हुए। आज के लाइव सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।